नमस्ते। चलिए आज दो बहुत ही कॉमन शब्दों की बात करते हैं, कार्य और ऊर्जा। हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या साइंस में इनका मतलब वही है जो हम समझते हैं? आइए इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि रोजमर्रा के काम और साइंस वाले कार्य में क्या फर्क है। फिर हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम कार्य और ऊर्जा के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स की एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो क्या फिजिक्स भी उसे कार्य मानती है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। अब देखिए, यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। जो चीजें हमें लगती हैं कि इनमें तो बहुत मेहनत लग रही है, जैसे घंटों तक एग्जाम के लिए पढ़ना या पूरी ताकत से एक दीवार को धकेलना, साइंस की नज़र में ये कार्य है ही नहीं। हाँ, एनर्जी तो बहुत खर्च होती है, लेकिन साइंटिफिक रिजल्ट जीरो। दूसरी तरफ एक ट्रॉली खींच ली या एक किताब उठा ली जिसमें शायद उतनी थकान भी ना हो, उसको साइंस कार्य मानता है ना? अजीब बात। ये बात इस कोट से और भी साफ हो जाती है। जब कोई पढ़ने में बहुत मेहनत करता है तो हम कहते हैं कि वो कठोर काम कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से देखें तो इसमें कार्य बहुत कम या शायद बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर विज्ञान में ये कार्य आखिर है क्या? चलिए अब कार्य की साइंटिफिक डेफिनेशन को समझते हैं। साइंस में किसी भी काम को कार्य कहलाने के लिए दो शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। तो पहली शर्त बल यानी फोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स लगना ही चाहिए। और दूसरी शर्त विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस फोर्स के लगने से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलना भी चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी चीज मिस हो गई ना, तो साइंस के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। अब सोचिए, दीवार धकेलने वाले केस में क्या हुआ? फोर्स तो था, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसीलिए काम भी जीरो। और इन्हीं दोनों शर्तों को मिलाकर हमें कार्य का एक सीधा साधा फॉर्मूला मिलता है। किया गया कार्य बराबर होता है लगाए गए बल और उस बल की दिशा में हुए विस्थापन के प्रोडक्ट के, जिसे हम कहते हैं W बराबर Fs। अच्छा, कार्य को मापते किसमें है? इसकी यूनिट है जूल, और इसे समझना भी बहुत आसान है। मान लीजिए, जब 1 न्यूटन का बल किसी चीज को 1 मीटर तक खिसका देता है, तो हम कहते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ है। एक और मजेदार चीज, काम पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। सोचिए, जब हम किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है, तो हमारा किया हुआ काम पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन उसी टाइम पर जमीन का फ्रिक्शन फोर्स उस बॉक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो फ्रिक्शन ने जो काम किया वो नेगेटिव हो गया। सिंपल। तो अब जब हम कार्य को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके सबसे करीबी साथी ऊर्जा की बात करते हैं। असल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एनर्जी की सबसे सरल परिभाषा है कार्य करने की क्षमता। अगर किसी चीज में एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि वो काम कर सकती है, और इसीलिए एनर्जी की यूनिट भी वही है जो कार्य की है, जूल। ऊर्जा हमारे आसपास कई रूपों में मौजूद है, जैसे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी। आज हम मुख्य रूप से पहले दो, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये गति यानी मोशन से जुड़ी हुई एनर्जी है। कोई भी चीज जो चल रही है या मोशन में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एक गिरता हुआ नारियल, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी, इन सब में काइनेटिक एनर्जी है। जितनी तेज गति होगी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, E k = ½ mv²। यहाँ m है ऑब्जेक्ट का मास यानी द्रव्यमान, और v है उसकी वेलोसिटी यानी वेग। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है v का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी सीधे 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स। इसीलिए तेजी से चलती हुई चीजों में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। चलिए इस फॉर्मूले को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 15 किलो की एक चीज 4 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हम बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे। हाफ इंटू 15 किलोग्राम्स इंटू 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 120 जूल। तो उस चीज की काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है। अब चलते हैं एनर्जी के दूसरे मुख्य रूप पर, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी है जो काम करने के लिए बस तैयार रहती है। एक खींचे हुए रबर बैंड के बारे में सोचिए। जब हम उसे खींचते हैं तो हम उस पर कार्य करते हैं और ये एनर्जी रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है खिलौना कार में चाबी भरना। जब हम चाबी घुमाते हैं तो हम कार के अंदर की स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भर रहे होते हैं, और जब कार को जमीन पर रखते हैं तो यही एनर्जी उसे आगे बढ़ाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी चीज में उसकी पोजीशन या उसके शेप में बदलाव के कारण स्टोर होती है। जैसे एक ऊंचाई पर रखी किताब में ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एक खींचे हुए धनुष में भी। तो आज हमने देखा कि कैसे साइंटिफिक कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों जरूरी हैं, और यही कार्य ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। अब एक सवाल आप सबके लिए, अपने आसपास देखिए और ऐसे 3 उदाहरण सोचिए जहां एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो जवाब हर तरफ मिलेंगे।